हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज है 7 अक्टूबर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आज देखेंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ओटोस्पे। ओटोस्पे होता है स्किन की जांच करना है। ठीक है, एम्स में वो जांच की जाए जो चाइल्ड रेप हुआ है, चाइल्ड विक्टिम का जो रेप हुआ है। अब फिर से स्ट्राइक पे बैठ गए हैं। ठीक है, वहां के जो लोग हैं। तो पोस्को एक्ट को भी जो सैंक्शन है उसके ऊपर लगने की बात बोली है। तो पोस्को एक्ट क्या है? पोस्को एक्ट 2012 में आया था, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाना, प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, एज 18 से जो सब नीचे हैं उसको चाइल्ड माना गया है। नॉन रिपोर्टिंग भी एक क्राइम है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज है और वहाँ बच्चों का सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है और वो रिपोर्ट नहीं करता तो वो भी एक क्राइम है। टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी साल बाद रिपोर्टिंग की जा सकती है। विक्टिम की जो आइडेंटिटी है, जो भी बच्चा, उसकी वो क्या मान जाएगी? कॉन्फिडेंशियल मानी जाएगी। कंसर्न क्या है? ऐसे एब्यूज जो है वो बार बार बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस की काफी कमी है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है एडोलसेंट सेक्स का। ठीक है, ये बात किसने बोली है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं। व्हाट इज द इश्यू ऑफ माइनर बीइंग बुक फॉर माइनर सेक्स, कॉन्सेंसुअल सेक्स? जो माइनर हैं जिनको बुक कर लिया जाता है माइनर्स कॉन्सेंसुअल एक्ट के लिए, वो उनके क्या इशू हैं? ठीक है, तो माइनर एज बिटवीन 16 टू 18 हु इंगेज इन कंसेंसुअल सेक्स, जिसकी एज 16 से 18 के बीच में होती है, कंसेंसुअल एक्ट में जो इंगेज होते हैं, दैट मे केम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी में वो तब भी आ सकते हैं अंडर द लॉ रन द रिस्क फॉर बीइंग बुक्ड अंडर पोस्को एक्ट। While these cases of adolescent sex may not necessarily result in conviction of a minor boy, the law is such that it could result in denial of bail and prolonged detention. तो डिटेंशन हो सकता है इनको, क्या है, बेल के लिए भी डिनाई किया जा सकता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1 in every 4 केसेस अंडर द पोस्को एक्ट इन वेस्ट बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, ये चार में से एक केस यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड रोमांटिक केसेस वेयर द विक्टिम वाज फाउंड इन अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप विद द एक्यूज। कंसेंस के साथ वो रिलेशनशिप में पाया जाता है एक्यूज के साथ। तो 22nd लॉ कमीशन ने भी इसके लिए क्या दी थी? रिकमेंडेशन दी थी कि लोअर कर दो एज ऑफ कंसेंट। अगर हम जो लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं जो एज ऑफ कंसेंट फीमेल के, वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, अब ये कम क्यों कर रहे हैं? वाई इज कमीशन अगेंस्ट द लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट? अगेंस्ट क्यों है कमीशन इसके एज ऑफ कंसेंट को? क्योंकि हम वुमेन की मिनिमम मैरिज एज जब बढ़ा रहे हैं तो इसको कम क्यों करना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो पोस्को एक्ट है उनमें काफी जो कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मुइजू, उन्होंने इंडिया में विजिट किया है। तो मालदीव को देख लेते हैं हम। मालदीव कहाँ है? तो ये इंडिया है। तो ये मालदीव है इंडिया के, यानी कि साउथ वेस्ट साइड में। ये 9 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, इंडिया और मालदीव के बीच में ये लक्षद्वीप सी है। ये माले इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एडिटोरियल देख लेते हैं। वेस्ट एशिया में जो 3 टायर क्राइसिस चल रहा है वो कभी क्या खत्म होने वाला है, ये आज एडिटोरियल में लिखा है। देखो, सबसे पहले ना आपको वेस्ट एशिया को समझने की जरूरत है। अगर वेस्ट एशिया ना समझा ना, तब आपको ये पूरा क्राइसिस समझ में आएगा। ये है ईरान। ठीक है, ये है ईरान, ये है इराक, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल। जो ये टेरिटरी है और जो ये टेरिटरी है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन दिख रही है, ये पैलेस्तीन है। ठीक है, तो अब ये पूरा वेस्ट एशिया है। ठीक है, ईरान जो है, ईरान भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। मुस्लिम में भी डिवीजन है, इस्लाम में भी, शिया और सुन्नी। लेबनान जो है, इसके जो इजराइल के चारों ओर कंट्री हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, इजराइल में है यहूदी। यहूदी यहूदी एक अलग रिलीजन होता है, अलग टाइप। तो अब इजराइल के साथ स्टार्टिंग से इनकी वॉर चल रही है।
अब जो ये रीजन है गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन पहले ज्यादा डोमिनेट करती थी पूरे ही इजराइल में, लेकिन धीरे धीरे करके यहूदियों ने यहाँ काफी ज्यादा अपना काफी ज्यादा एस्टेब्लिश हो गए यहाँ। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके बस ये दो जगह तक सिमट गई, वेस्ट बैंक में और गाजा गाजा में। ठीक है। अब यहाँ मिलिटेंट ग्रुप है, लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसका नाम है हिजबुल्ला। लेबनान में कौन है? हिजबुल्ला, जो कि पैलेस्टीनियन की तरफ है। पैलेस्टीन किसके लिए है? मुस्लिम वालों के लिए। वो कह रहे हैं हमारे लिए पैलेस्टीन। ठीक है। और जो ये गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, यहाँ कौन है? हमास। हमास भी किसके लिए? पैलेस्टीन के लिए। सब इसराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इधर से जब हमास ने स्टार्टिंग की 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने फायरिंग स्टार्ट की, तो जो ये इजराइल है इन्होंने क्या किया? इजराइल पे बहुत ज्यादा फायरिंग कर दी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी राइवलरी तो स्टार्टिंग से चल रही। अगले ही दिन यहां से लेबनान से हिजबुल्लाह ने स्टार्ट कर दी। ठीक है। स्टार्टिंग में इजराइल ने इनको मारा, किसको? हमास वालों को, बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और ये सब चीजें स्टार्ट हो गई, और लेबनान में हिजबुल्लाह ने स्टार्ट कर देना। फिर इनको अच्छे से ठिकाने लगा के फिर ये बोले अब आपको देखते हैं। फिर इनको देखा, इनके लीडर को, टॉप लीडरशिप को मारा। अब जब लेबनान में टॉप लीडरशिप मारी गई तो ईरान को थोड़ा सा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि सर जो ग्रुप यहाँ है ना, वो इस ग्रुप को ईरान ही सपोर्ट कर रहा है इधर से। ठीक है। ईरान और इजराइल की राइवलरी है, क्योंकि इजराइल यूएसए का दोस्त है। पूरी इक्वेशन समझने की जरूरत है। तो इजराइल, ईरान की लीडरशिप पे प्रेशर आया, तो ईरान ने यहाँ क्या कर दी? फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस पे? इजराइल पे 158 राउंड फायरिंग हुई, मिसाइल फायर हुई, लेकिन इजराइल का एक भी इंसान नहीं मारा गया। इजराइल भी रिटेलिएट करने की बोल रहा है। तो ये था सारा इशू। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि इजराइल अपने नैरेटिव कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ईरान अपने नैरेटिव कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस अपने नैरेटिव कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। हालांकि एक अब्राहम रिकॉर्ड हुआ था 2020 में इजराइल के द्वारा, किस कंट्री के साथ? यूएई, बहरीन और मोरक्को। इजराइल, यूएई, बहरीन और मोरक्को, उससे अरब और इजराइल में पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। सऊदी अरबिया ने ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर ली टाई, किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है। और यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट किया था, उसमें से वो जा रही थी। कहां से? सऊदी अरबिया से। तो उनको कोई इश्यू नहीं था। ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में ऑलरेडी हो चुका था सब समझौता। लेकिन अ, क्या हुआ? इजराइल पैलेस्टीन के क्वेश्चन को बार बार ओवरलुक कर, धीरे धीरे पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही थी। ठीक है। लेकिन पैलेस्टीन में जो ग्रुप थे उन्होंने ऐसा फील किया कि जो उनका इशू है वो अब वर्ल्ड अफेयर से गायब हो गया, क्योंकि सब जो अरब कंट्री है वो इजराइल के साथ धीरे धीरे रिलेशन बनाने लग रहे हैं। और जो यूएस है, यूएस चाहता है कि जो सुन्नी अरब और इजराइल है उनको टू पिलर ऑफ वेस्ट एशिया की स्ट्रेटेजी में लेके आना चाहता है, आपस में साथ में काम करना है। और ईरान को, किसको? ईरान को, शिया डोमिनेटेड, उसको आइसोलेट करना चाहता है। लेकिन ये पूरी सक्सेसफुल नहीं हुई स्ट्रेटेजी। हमास ने अटैक कर दिया, जो कि मैंने बताया। उसके बाद अटैक के ऊपर अटैक होते रहे, चेन ऑफ अटैक। रिटेलिएट किया फिर इजराइल ने। ठीक है। अब जो इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है, और जो पैलेस्टीन वाले जो ग्रुप्स हैं, हमास हुआ, हिजबुल्ला हुआ, जो अटैक करते हैं, वो इसको अलग देखता है उससे, वो उसको टेररिज्म बोलता है। ठीक है। अब क्या हुआ? इजराइल हैड बीन ट्रीटिंग पैलेस्टीनियन वोयलेंस एज ए सिक्योरिटी न्यूसेंस।
सिक्योरिटी न्यूसेंस ट्रीट कर रहा था। बट हमास ने पहला जो सबसे बड़ा अटैक किया था वो 1948 के बाद सबसे ज्यादा बड़ा अटैक था जो अभी हुआ था। तो नैरेटिव उसका शिफ्ट हो गया। अब इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है अगेंस्ट द टेरर। उसका किसी पैलेस्टीन के अगेंस्ट नहीं है, वो कह रहा है कि हमारी टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई। तो इजराइल ने गाजा के ऊपर बहुत तगड़े वाला अटैक किया। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसने अब तक 11,000 पैलेस्टीनियन को मार दिया है जब से लड़ाई स्टार्ट हुई थी। अगर पर डे भी काउंट करें तो 110 एवरी डे। और 1 लाख पैलेस्टीनियन को क्या कर दिया, इंजर्ड। और गाजा की जो पॉपुलेशन थी अराउंड अराउंड 2.3 वो डिस्प्लेस हो गई है। कहीं कहीं कोई इजिप्ट चला गया। ठीक है। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन ये क्या है? अब जैसे ही गाजा से अटैक किया हमास ने, हिजबुल्ला, जो हिजबुल्ला को कौन बैक करता है, ईरान, लेबनान, ये दोनों, उन्होंने भी इसराइल के ऊपर फायरिंग कर दी कि इससे अच्छा तो मौका मिलेगा ही नहीं, उधर से हमास कर रहा है इधर से हम कर दें। तो इसराइल ने वॉर रोकने की बजाय, इसराइल के ऊपर यूएस से भी प्रेशर आया, उसने हिजबुल्ला पे भी इतना तगड़ा अटैक किया, तगड़ा अटैक। और लेबनान में जो ईरान की एम्बेसी थी डेमेस्कस में, वहां पे भी इसराइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब एम्बेसी पे अटैक कंट्री पे अटैक माना जाता है। रिटेलिएशन में ईरान ने भी क्या कर दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिया इसराइल पे। अब इसराइल 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, हमास के खिलाफ, हिजबुल्ला के खिलाफ और ईरान के खिलाफ। 3 टायर रीजन है वो। हर एक टायर के साथ इसराइल का क्या है, अलग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। जिसमें मतलब, चलो सबसे पहले देख लेते हैं गाजा के पास, गाजा के साथ जो वॉर हो रहा है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। उसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। जो हमास है उसको डिस्ट्रॉय कर देना टोटली। ठीक है, किसको डिस्ट्रॉय कर देना, हमास को। और जो वहां उन्होंने कुछ इजराइल लोगों को या फिर कुछ जो उनके इजराइल के भी सोल्जर थे उनको होस्टेज बना रखा था, उनको रिलीज करवाना। सेकंड क्या है, दूसरा फ्रंट कौन सा है, हिजबुल्ला, जो कि लेबनान में। सेकंड था कि हिजबुल्ला को लेबनान में बॉर्डर से पीछे की तरफ क्या करना, पुश करना। हिजबुल्ला भी दिखाते हैं कहाँ है, फिर से भूल गए होगे आप। हमास ये है, ये देखो छोटी सी यहाँ, हिजबुल्ला यहाँ है। हिजबुल्ला यहाँ साउथ की तरफ आ गया है, साउथ लेबनान में। तो इनको एक बफर क्रिएट करना है यहाँ और स्टॉप करना सिया मिलिटिया को, सिया जो मिलिशिया है, सो दैट कि वो लॉन्च ना कर सके रॉकेट अटैक इजराइल में। और जो वहां जो लोग फंसे हैं उनको वापस से लेके आना। और थर्ड चीज क्या है, थर्ड फ्रंट पे ईरान को ये कमजोर करना चाहता है क्योंकि इसका रीजनल राइवल है। ठीक है। जो ईरान है वो कन्फ्लिक्ट को कैसे देखता है, ईरान sees the conflict as the former prime minister Naftali Bennett put it, a war against a rival octopus। कन्फ्लिक्ट को राइवल, इजराइल, सॉरी, इजराइल इस कन्फ्लिक्ट को ऐसे देखता है कि ऑक्टोपस के अगेंस्ट ये वॉर है। और उस ऑक्टोपस का हेड कौन है, ईरान है। और उसके मिलिटिया कौन कौन है, देखो हमास है, हिजबुल्ला है, हouthi, हouthi का है, यमन में है, वो भी इसके अगेंस्ट है इजराइल के। हसद अल सबवी है, ये सारे ग्रुप है। तो इस 3 टायर वार में इस ऑक्टोपस को वीक करना चाहता है कौन, कौन चाहता है, इजराइल। और वेस्ट एशिया को अपने हिसाब से रीसेप करना चाहता है। क्या ये गोल अचीव हो पाएगा,
अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है इस वॉर को। 2007 में भी ऐसी ही हुई थी फाइट। तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन इजराइल को अभी भी इसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। इजराइल को अभी भी 365 स्क्वायर किलोमीटर एनक्लेव को अचीव करना है, जो कि क्या एक सैंडविच है बिटवीन मेडिटेरियन सी और इजराइल प्रॉपर के बीच में। जो प्राइम मिनिस्टर है नेतान्याहू, वो क्या करना चाहते हैं, ओब्लिटरेट करना चाहते हैं हमास को। लेकिन जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो टोटली खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये अचीवेबल ऑब्जेक्टिव नहीं है, आईडीएफ ने बोला। 100 से ज्यादा होस्टेज जो बना रखे थे वो मारे जा चुके हैं, या फिर अभी भी हमास के अंडर में है। हिजबुल्लाह ने भी क्या बोला है कि चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, हम फायरिंग रॉकेट नहीं छोड़ेंगे। अब रॉकेट है ना, वो बिल्कुल पास में है इजराइल के, साउथ लेबनान में है, तो वो रॉकेट आसानी से चले जाते हैं। कि वो बोले हम भी फायर करना नहीं छोड़ेंगे जब तक इजराइल सीज फायर नहीं करता। कहाँ? गाजा में। और ये तब तक सीज फायर नहीं करेगा इजराइल जब तक इसको इसका ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट हमास को खत्म नहीं कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब नेतान्याहू जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या चूज किया कि इस वॉर को और एक्सपेंड करते हैं लेबनान की तरफ, क्योंकि उसको उनका उसका जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो तो वहां हमास में तो वहां तो मिला नहीं। तो हिजबुल्ला पे बैक टू बैक अटैक किया इसराइल ने। उसका जो लीडर था हसन नसरल्ला, उसका डेथ हो, उसको किल किया। ठीक है। तो ये काफी बड़ा सेटबैक था हिजबुल्ला और ईरान दोनों के लिए। जब हिजबुल्ला शोक में था कि उसका लीडर की डेथ हो गई, इजराइल ने लेबनान पे काफी बड़ा ग्राउंड इन्वेजन लॉन्च कर दिया। अब इजराइल के सामने दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या जो डीकैपिटेशन हुई है, डीकैपिटेशन का मतलब अब कोई लीडर नहीं रहा हिजबुल्ला का, वो हिजबुल्ला लीडरशिप की डीकैपिटेशन क्या इजराइल को हेल्प कर रही है कि उसका वार फिनिश हो जाए, गाजा में अपना ऑब्जेक्टिव मिल जाए? या फिर जो डीकैपिटेशन हुई है हिजबुल्ला लीडरशिप की, वो हेल्प कर रही है इजराइल को कि वो डिफीट कर देगा हिजबुल्ला को लेबनान में? फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं। और सेकंड का क्या है, सेकंड का अब देखा जाएगा। हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है, मिलिटेंट कोई भी ग्रुप है उसकी डीकैपिटेशन से मतलब ये नहीं है उसके लीडर की डेथ हो गई तो कि वो टोटली खत्म हो जाएगा। नरसल्ला कब आया था? जब हिजबुल्ला का को फाउंडर था जो, वो उसकी उसको किल कर दिया गया था, किसने? इजराइल ने, अब्बास अल मुसावी। तो हिजबुल्ला तब भी नहीं रुका, और तब से अब तक चल ही रहा है। मोस्ट पावरफुल नॉन स्टेट मिलिटिया ग्रुप है ये। अब दो फाउंडिंग मेंबर की डेथ भी करी थी इजराइल ने, किल किया था उनको। फिर भी हमास के दो फाउंडिंग लीडर को भी मारा था। फिर रुका हमास? नहीं रुका, अभी भी कंटिन्यू है। जबकि टेरिटरी भी कैप्चर कर ली 2007 में, क्रॉस बोर्डिंग अटैक भी कर रहा है 7 लास्ट ईयर से। अगर इजराइल लास्ट 12 महीने में हमास को खत्म नहीं कर सका गाजा से, फिर ये हिजबुल्लाह को कैसे स्टॉप कर देगा कि वो फायर लॉन्च ना करे लेबनान से? अब नरसल्ला किल हो चुके हैं उनके जो मेन लीडर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 100 ऑफ रॉकेट दाग दिए हैं इसराइल को। अब बात आती है ईरान पे। थर्ड प्रॉब्लम है ईरान। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसके पास काफी ग्रेट फायर पावर है। इनसाइड ईरान भी इजराइल आसानी से अटैक कर सकता है, और उसने किए भी हैं डीप पेनिट्रेशन, इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में।
अब इजराइल ने क्या सोचा है कि वो ईरान के अंदर एक अटैक करेगा, किसके रिटेलिएशन में, जो अभी ईरान ने नहीं उनके ऊपर अटैक किया था। बट क्या अब इजराइल के ऐसे अटैक करने से ईरान रुक जाएगा, फिर से दूसरा अटैक नहीं करेगा? अब ये शूटिंग के मैच दो एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ेगी ना। और अगर ईरान को और ज्यादा वीक कर दिया तो हो सकता है ईरान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर ले। इजराइल के पास कोई भी क्लियर एंड गेम नहीं है जब तक ईरान में, तेहरान में, ईरान की कैपिटल तेहरान है, क्या चेंज नहीं होती, रीजिम चेंज नहीं होता। तो कन्फ्लिक्ट लूप है। कोई भी जो साइड है वो अपने राइवल से डर ही नहीं रही, और ना कोई इस लूप से बाहर निकलना चाहता। और जो ये एस्केलेशन हो रही है इसके ऊपर इजराइल चढ़ना चाहता है सबसे ऊपर। अगर हमें इन सब चीजों को करना है, रोकना है, तो सबसे पहले सीज फायर करो गाजा में। लॉन्ग टर्म अगर स्टेबिलिटी लेके आनी तो पैलेस्तीन का जो क्वेश्चन है उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिसके लिए इसराइल ना पहले रेडी था ना अब रेडी है। ये सोच रहा है वेस्ट एशिया को फिर से रीसेट दी जाए इसके ही फेवर में। लास्ट टाइम यूएस ने ट्राई किया था, इवन यूएस भी इसराइल को मनाने में फेल हो गया था कि पैलेस्तीन का जो क्वेश्चन है उसको क्या कहते हैं, एड्रेस। तो ये था पूरा वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। गुरमीत राम रहीम अब ये बोल रहे हैं कि यार ये क्यों मजाक है क्या, जब भी इलेक्शन आते हैं इनको बाहर निकाल देते हैं, कोई जस्टिस सिस्टम है या नहीं। कांग्रेस आती है तो बीजेपी वाले बाहर निकाल लेते हैं समर्थन लेने के लिए, बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले निकाल लेते हैं, क्या मजाक है। बोल रहे थे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया है। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है ना। तो इंडिया के जस्टिस सिस्टम पे ये क्वेश्चन उठाता है। सबसे पहले तो छत, एक छत्रपति न्यूज़पेपर है, पूरा सच, एनोनमस लेटर लिखा था एक फॉलोवर ने। उन्होंने एक्यूज किया था राम रहीम जो डेरा प्रमुख है उनको रेप के लिए। छत्रपति जो था उसको मार दिया गया 2002 में उसके ही घर पे। बट 2019 उसको मारने में हाथ किसका था, राम रहीम। उसको कन्विक्टेड पाया गया मर्डर में। यानी कि 17 साल में छत्रपति के सन को, जो कि अंशुल छत्रपति था, उसको ये जस्टिस इतने साल बाद मिला। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास के बीच में, इतने साल बाद इस नेक्सस की वजह से ये लेट हुआ है, और इसी नेक्सस की वजह से ये बाहर आ रहा है बार बार। तो ये इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर ये क्या करता है, क्वेश्चन उठाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ए लर्निंग कर्व। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली थी, पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट। एक पायलट प्रोजेक्ट यानी स्टार्टिंग में चला के देखेंगे, अगर चला तो फिर इसको फुल फ्लैग स्कीम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो कंपनी की जो स्किल है उसके बीच में जो स्किल गैप है, उसके लिए कुछ कंपनियों को पैसा दिया जाएगा, अराउंड अराउंड 800 करोड़। तो कंपनी वॉलंटरली आएंगी, इनको सिलेक्ट करेंगी, ट्रेन करेंगी, देन इनको अपनी कंपनी में जॉब देंगे। ठीक है। 5 स्कीम का जो पैकेज था जिससे जॉब क्रिएशन और स्किल एनहांसमेंट हो, उसमें से एक स्कीम यही है। अब टारगेट क्या है, 1 करोड़ इंटर्नशिप क्रिएट करनी है मार्च 2029 तक।
और इस पायलट स्कीम से काफी सारे लेसन सीखे जाएंगे और जो फाइनल स्कीम होगी उसमें इंग्रेडिएंट कर लिए जाएंगे। तो ये बात है। आगे चलते हैं। 100 डे हो चुके हैं सरकार बने सेंट्रल गवर्नमेंट पे, उन्होंने क्या क्या काम किया है। महाराष्ट्र में पॉपुलिस्ट पॉलिसीज फिर से चल रही है। सूडान में सिविल वार चल रहा है। सूडान में ना दो ग्रुप हैं, एसएएफ और आरएसएफ, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत तगड़े से लड़ रहे हैं। किसी की ये मान नहीं रहे, सबने ट्राई कर लिया है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को वॉर में ही जीने की आदत हो गई। सऊदी अरबिया, यूएस, सबने ट्राई कर लिया है, लेकिन ये पावर को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ये मैप है सूडान का। खार्तूम रीजन यूपीएससी में पूछा गया था। ये पोर्ट सूडान है, ये रेड सी है, ये रिवर नाइल है। यहाँ आरएसएफ है इस रीजन में। ये खार्तूम है, इल ओबिड है। अब फिर से पूछ सकता है ये चैड है, ये लीबिया है, क्योंकि ये कंफ्लिक्ट में चल रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया है कंफ्लिक्ट। मुइजू हैं जो मालदीव, हमने देखा था इंडिया के साउथ वेस्ट में। उनके प्रेसिडेंट इंडिया से मिले हैं कि पैसे दे दो हमें, इन्वेस्टमेंट कर दो, ये सब चीजें। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।